ठीक है। लास्ट क्लास में वो बात कर रहे थे अपन की बुक नहीं आई है अभी तक, है ना। तो देख ली मैंने, ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, है ना। लगभग सिमिलर ही है, फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज है, पुलिस सिस्टम वगैरह कुछ कुछ सिखाया हुआ है। जो तुम बोले थे ना टीचर्स को कुछ मॉड्यूल मिला है, तो मैंने मंगवा लिया वो कहीं से जुगाड़ करके, तो वो देख लिया, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। क्या हुआ? तेरे को नहीं मिला? मिल जाएगा, तेरे को नहीं देंगे ऐसा कैसे हो सकता है? पोस्टर बॉय तो तू ही है ना। आज हम फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अब चैप्टर में क्या ध्यान रखना, जनरली हम जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, तो एक्टिविटीज़ दी हुई है उसमें बहुत सारी, है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत सारी हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार। मोस्ट ऑफ द जो कहते हैं ना कि एनालिटिकल स्किल वाले क्वेश्चन आएंगे, हाई ऑर्डर HOTS जिन्हें बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो वाले क्वेश्चन उन्हीं एक्टिविटीज़ से निकल के आते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है एक्चुअली, कि जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स में, क्या उन थ्योरीज को तुम अप्लाई कर पा रहे हो नॉर्मल वर्ल्ड में, है ना। नॉर्मल वर्ल्ड में क्या तुम पढ़ी हुई थ्योरीज साइंस की अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। वही टेस्ट करते हैं वो क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या दिया हुआ है, उन सबके साथ में ही थ्योरी पढ़ेंगे ना। पहला चैप्टर हमारा है, कौन सा है पहला चैप्टर? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। जैसे चैप्टर के नाम में ही तुम देखोगे क्या लिखा हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे कि अपने आसपास देख के भी उन चीज़ों को, थ्योरी को लगा सको, अप्लाई कर सको, है ना। नाम में ही उसने बोला मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कौन कौन सा मैटर है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैटर की डेफिनेशन, ये तो सबको पता होती है ना, सबको पता है। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता मैटर की डेफिनेशन? पता है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्या? हाँ हाँ, स्टार्टिंग में अपन ने चैप्टर्स लिखे थे ना। चैप्टर्स लिखा था ना, चैप्टर का कंटेंट लिखा था, ये सारे चैप्टर्स का कंटेंट है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था अपन ने। हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, फिर सेकंड चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी पूरा नोट्स कंप्लीट होने चाहिए ना। फिर तुम बोलोगे सर आपने मैटर की डेफिनेशन ही नहीं लिखाई, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तुमसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा मैटर है, कौन कौन सा नहीं है ना। जैसे बुक्स लाए हो, कोई लाया हो बुक, है ना। बुक्स पे हर चैप्टर के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी इग्नोर नहीं करना है। मतलब चैप्टर के बीच बीच में देखते हो कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, है ना, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं कि कोई ना कोई तुम्हें ऑब्जेक्ट्स दे देंगे कुछ ना कुछ, या फिर कोई ना कोई चीज, कोई भी चीज़ दे देंगे, फिनोमिना दे देंगे, बोलेंगे कि क्या ये मैटर है ना। तो जैसे बुक खोलो, जो भी लाया है, जो नहीं लाया है नेक्स्ट बार लेकर आना। अपनी स्कूल की बुक्स लाया करो एटलीस्ट, ताकि तुम्हें क्लियर होता रहे कि हाँ इतना पढ़ाई हो गया है। सबके एनसीईआरटी, किसी के एनसीईआरटी के अलावा कुछ है? एनसीईआरटी ही है स्कूल में, ठीक है। अब इसमें जाओ पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे जाओ, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर है ना, तो वो एक एक करके करते हैं। अब जब भी तुमसे कोई पूछे कि मैटर है या नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो भी दिया हुआ है, और वो मैटर है या नहीं ये देखेंगे। जैसे हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो, चेक कैसे करोगे? डेफिनेशन से। जैसे पहला दिया हुआ है उसमें चेयर, तो हमें क्या देखना है, क्या इसके अंदर मास है,
क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? इन दोनों का चेक करना है, अगर दोनों में टिक आ जाए, दोनों सही हो जाएं, तो ये मैटर है। इसी तरह से चेक करोगे। अगर कोई बोले कि जैसे एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए कि इस चेयर है मैटर, यस और नो का क्वेश्चन बन जाए, या फिर दूसरा इस एक्सप्लेन करने को क्या हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाई चेयर इज मैटर। तो फिर क्या बोलोगे, चेयर के पास मास है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए चेयर मैटर है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर का है, एक 2 नंबर का है, बस इतना सा फर्क है। तो चेयर क्या मास है? हाँ है। क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? यस। तो मैटर भी है ना। इसके बाद कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं? एयर दिया है। अब एयर के अंदर मास है, बचपन में हमने बैलून वाला ना एग्जांपल पहले ही बात करी थी कि हाँ, बलून फिल करने के बाद उसका मास बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका मास है। और बलून फिल करते हो तो अपने आप उसका वॉल्यूम भी बढ़ता ही है, स्पेस बढ़ता है उसका, तो ये मैटर है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? लव। मास है कितना कितना किलो का? कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मास नहीं है। अब जैसे ही एक भी क्रॉस आया तो मैटर नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या गिवन है? स्मेल, हेट, आलमंड्स। अच्छा, टिक कर दिया क्या मैंने? मुझे लगा होता होगा कुछ। स्मेल, हेट, आलमंड्स। हाँ, अब जितनी भी ये फीलिंग्स जितने भी आए, लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, ये सारे मैटर नहीं है। स्मेल भी क्या है? स्मेल एक सेंस है ना। स्मेल इज ए सेंस, है ना। जैसे मैं पूछूं टच का वेट है क्या, टच का मास है क्या? नहीं है। जैसे टच है वैसे स्मेल भी क्या है? एक सेंस है। आलमंड्स मास भी है, स्पेस भी है, मैटर, है ना। ऐसे कर सकते हो। कोल्ड भी सेंसेशन है। जितने भी सेंसेशंस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, ये सारे नॉट मैटर। परफ्यूम क्या है? मैटर है। मास होता है ना बॉटल के अंदर। परफ्यूम अलग चीज़ है, स्मेल अलग चीज़ है ना। हाँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम लिखा है तो स्मेल ही है ना। जहाँ पे भी सेंस आए, कोई भी सेंस की बात करें, है ना, तुम बोले कि साइट ऑफ ए ट्री, है ना, ट्री को देखना, ये कोई मैटर थोड़ी है। स्मेल है ना। बेसिस क्या है? स्मेल की बात कर रहा है वो। जो खुशबू है उसकी कोई वेट थोड़ी है कि आज मैंने 2 किलो खुशबू सूंघी, 3 किलो खुशबू, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ना कुछ मास है तो मेजर होना चाहिए ना। वो जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते वो क्या होगा? नॉन मैटर। ठीक है। अब ये चैप्टर किसके बारे में? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, मैटर का नेचर कैसा है, ये सब, है ना। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज दी हैं, और एक्टिविटीज के थ्रू ही उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन करी है। जैसे एक्टिविटी 1.1 पे जाओगे, है ना। इन्हीं एक्टिविटीज से क्वेश्चंस बनते हैं बाद में जाके, स्कूल में जाओगे इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक्टिविटी 1.1 क्या गिवन है कि एक्टिविटी 1.1 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि एक बीकर लेना है ना, उसमें वाटर डालना है और उसके अंदर सॉल्ट मिक्स करना है। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बोला है इसने, है ना। उसने क्या बोला कि हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। अब जो उस एक्टिविटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उन्हें उन पे भी ध्यान देना है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे? उसने खुद ने ऑब्जर्वेशंस पूछी हैं कि क्या ऑब्जर्व करोगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या पूछा है उसने कि एक तो है कि सॉल्ट कहाँ गया, है ना। एक तो है सॉल्ट कहाँ गया, और दूसरा ऑब्जर्वेशन पूछा है क्या वाटर का लेवल राइज हुआ, है ना। दूसरा क्या पूछा है? क्या वाटर का लेवल राइज हुआ। तो सॉल्ट वगैरह पानी में मिलाओगे तो वाटर का लेवल राइज नहीं होता। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि
डिड वाटर लेवल राइज, तो वाटर लेवल डू नॉट राइज। अब वो इसका रीजन पूछेगा, रीजन क्या है ना। अब इसका रीजन जब पूछेगा तो मेनली हमें क्या पता चलेगा, कि मैटर की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, है ना। मैटर की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा कि जैसे कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। स्टार्टिंग में यही थ्योरी थी कि कोई भी मैटर क्या वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है या फिर एक कंटिन्यूस मास है ना। कंटिन्यूस मास मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, है ना। तो धीरे धीरे पता चल गया हाँ कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है। फिर अब इन पार्टिकल्स की के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है एक्चुअली इसमें, कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनके अंदर सॉल्ट चला गया। क्या हुआ है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं उसके अंदर सॉल्ट चला गया। इसके कारण क्या हुआ, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, कि पहले से जगह थी वहां पे, बस वहीं पे पार्टिकल्स चले गए, है ना। तो इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं किया। तो रीजन क्या है, कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है। ऑक्यूपाइज स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, है ना। अब ये छोटी छोटी एक्टिविटी क्या है, एक तरह से बड़ी क्लासों में जाओगे तो यही एक्सपेरिमेंट्स बन जाएंगे, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें मेजर चीज कहते हैं, एक तो प्रोसीजर, तुमने क्या किया। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, कि क्या क्या तुमने ऑब्जर्व किया, है ना। और फिर ऑब्जर्वेशन से तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमारा सबसे पहला कंक्लूजन निकलता है कि जो भी मैटर होता है उनके बीच में छोटा छोटे स्पेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, पहला कंक्लूजन, मैटर हैज या फिर लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, पहला कंक्लूजन, है ना। ऐसे ही दूसरी चीज एक हमने ऑब्जर्व किया, करी दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्ट कहां गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द सॉल्ट गो। सेकंड क्वेश्चन, कि सॉल्ट, हमें सॉल्ट तो दिखता ही है, नॉर्मली सॉल्ट के ग्रेन्स दिखते हैं हमें, लेकिन पानी में डालने के बाद कहाँ चले गए। तब भी अगर वाटर के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तब भी दिखना तो चाहिए था, है ना। जब तक ढंग से मिक्स नहीं करते तब तक तो दिखता ही है, मिक्स करने के बाद कहाँ चला जाता है ना। तो उस समय एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे अपने पार्टिकल्स में टूट गए। जो हमें एक सॉल्ट का ग्रेन दिखता है वो एक्चुअली में एक पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हाँ, उसके अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो एक छोटे से ग्रेन के अंदर, है ना। तो ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डज द सॉल्ट गो। इसका आंसर क्या है कि सॉल्ट जो है अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और उन्होंने इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वाटर के बीच में। सॉल्ट
into tiny particles that cannot be seen by naked eye. और ये पार्टिकल्स कहाँ चले गए? इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में. ठीक है, डन. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.2. सिमिलर एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2. एक्टिविटी 1.2 में तुम्हें एक केमिकल से इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट. ना इस एक्टिविटी में तुम्हें वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक केमिकल से जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट. वापस क्या कर रहे हैं हम? वही एक गिलास ऑफ वाटर ले रहे हैं. ठीक है, इसमें वो क्या कर रहे हैं? इसमें वो डाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट. अब पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक. वो क्या कर रहा है? इसके अंदर हम डाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, है ना. ये क्या है? केमिकल का नाम है. ये क्या है? केमिकल का नाम है. धीरे धीरे जब तुम इस क्लास के एंड तक जाओगे तो केमिकल का नाम देख के उसका फॉर्मूला लिखने के कैपेबल हो जाओगे. ठीक है, जैसे अभी के लिए हम लिख देते हैं. इसका फॉर्मूला होता है KMnO4. ये जो Mn है, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट. ये Mn भी एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैंगनीज, है ना. ऐसे ही K इज सिंबल ऑफ पोटेशियम, है ना. वो तो पता ही होता है ऑक्सीजन है. अब जैसे इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. इसका कलर हो जाएगा पिंक, है ना. एक हमें पिंक सॉल्यूशन मिल जाएगा. है ना. फिर वो क्या कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में से हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना है. उसने कहा कि 100 ml सॉल्यूशन लो, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दो. फिर इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा 10 ml निकालना है. अब तुम पोटेशियम परमैंगनेट तो तुम्हें पता नहीं है, कंडक्ट करने में मुश्किल हो रहा होगा. क्या सोचना है? सोचना है कि जैसे होली का कलर होता है ना. कलर हो जाता है पानी, थोड़ा सा कलर मिलाते ही. अब उस कलर्ड पानी में से थोड़ा सा कलर वाला पानी निकाल के दूसरे पानी में डालना है, तो दूसरा वाला पानी भी थोड़ा सा कलर हो जाएगा. फिर तो सिमिलरली इसमें भी यही कह रहा है कि इसके अंदर से कुछ 10 ml निकालना है कलर्ड सॉल्यूशन, और इसे क्या करना है? एक दूसरे बीकर में डालना है. ठीक है, इसे दूसरे बीकर में.
ठीक है। अब इस दूसरे बीकर में डालोगे तो इसको भी देखोगे, ये भी क्या हो जाएगा, कलर्ड। दूसरे बीकर में डालोगे सेम, तो ये बीकर भी थोड़ा सा कलर्ड हो जाएगा। फिर उसने बोला कि इसके अंदर से भी 10 ml निकालो, फिर वो अगले बीकर में डालो, तो यहाँ पे भी तुम्हें हमें क्या मिलेगा, कलर्ड सॉल्यूशन। बस कलर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, कलर की डार्कनेस थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, है ना। तो एंड में ये कंक्लूजन क्या दे रहा है, कंक्लूजन में ये कह रहा है कि एक छोटे से क्रिस्टल ने नियरली कैपेबिलिटी है छोटे से क्रिस्टल में कि वो 1 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर दे, है ना। इसने बोला पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल से में इतनी कैपेबिलिटी है कि 1 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर दे, ठीक है। तो इससे प्रूव क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो इतने छोटे छोटे थे कि पूरे के पूरे 1 लीटर वाटर को कलर कर दिया, है ना। इसका मतलब वो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, है ना। कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन में हम ऑब्जर्वेशन में हम देख सकते हैं कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट is capable of coloring 1 liter of water, है ना। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं। ठीक है। तो अभी तक हमें कौन कौन से कंक्लूजन्स मिले कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, ये पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी है। और एक कंक्लूजन हमें यहाँ से मिला था कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है ना। तो दो कंक्लूजन हमें मिल चुके हैं। ऐसे नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.3। अब ये एक्टिविटी तो तुम सबने ऑब्जर्व करी है ना। जब अगरबत्ती लेके आते हैं हम, तो अगरबत्ती को पास से स्मेल करते हैं तो खुशबू आती है, दूर रख दोगे तो नहीं आएगी, है ना। फिर जब हम उस अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, हमें दूर तक स्मेल ऑब्जर्व होती है ना। तो ये तुम कह सकते हो कि हुआ क्या एक्चुअली में, कैंडल हो चाहे परफ्यूम की दूर से स्मेल क्यों आती है, कि उसके पार्टिकल्स ने तुम्हारी नोज तक ट्रैवल कर लिया, है ना। उसके पार्टिकल्स ने तुम्हारी नोज तक ट्रैवल कर लिया, इसलिए तुम्हें स्मेल आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है ना। ऐसे ही अच्छी खुशबू वाली कैंडल्स भी आती हैं, है ना। तो परफ्यूम वाली कैंडल्स जिन्हें कहते हैं ना, तो उनकी स्मेल भी तुम्हारी नोज तक क्यों आती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स ट्रैवल करते करते तुम्हारी नोज तक आ गए। लेकिन सेम कैंडल जब जली हुई नहीं रहती, तब उसमें से खुशबू लेने के लिए हमें पास तक जाना पड़ता है,
है ना। इन दोनों में रीज़न क्या है कि जब नहीं जल रही तो पास में जाना पड़ रहा है, और जब जल रही है तो दूर तक आ रही है। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, जो जलाने पे कुछ ना कुछ हो रहा है ना। जलाने पे एक्चुअली हो क्या रहा है, तुम उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, हीट के फॉर्म में उसे एनर्जी दे रहे हो, है ना। उस एनर्जी को वो पार्टिकल्स लेके क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी समझते हो, एनर्जी ड्यू टू मोशन को बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। तो वो पार्टिकल्स जैसे ही तुमने उन्हें जलाया, उनमें क्या आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो तुम्हारी नोज तक ट्रेवल कर लिया उनने, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में थी अपनी अगरबत्ती, तब तक उसके पार्टिकल्स हमारी नोज तक नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुई वो, या फिर कह सकता हूँ जैसे ही उसे हायर टेम्परेचर मिला, वो ट्रेवल करके कहाँ तक आ गई, तुम्हारी नोज तक। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये है कि टू स्मेल एंड अनलिट का मतलब समझते हो, नहीं जली हुई, बिना जली हुई, अनलिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। वी हैव टू गो नियर इट, बट स्मेल ऑफ ए burning incense stick can be felt from a distance। यह है हमारा ऑब्जर्वेशन। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जो भी पार्टिकल्स है मैटर के, वो मूव कर रहे हैं, है ना। एक निकलता है पार्टिकल्स जो भी है मैटर के, वो मूव कर रहे हैं। तो पहली कंक्लूजन लिख सकता हूँ, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कोल्ड चीज़ों में कम काइनेटिक एनर्जी होती है और गर्म चीज़ों में ज़्यादा, क्योंकि जलाने पे स्मेल दूर तक आई। तो एज द टेम्परेचर is increased, kinetic energy increases। ठीक है, सिमिलर एक्टिविटी फूड के साथ भी कर सकते हो कि जब खाना गरम गरम बनता है तो स्मेल नाक तक आती है, और ठंडा होने के बाद नहीं आती है, पास जाके सूंघना पड़ता है।
अच्छा, नेक्स्ट ऐसी एक एक्टिविटी ये है, उसका क्वेश्चन है कि एक ग्लास लेना है, उसके अंदर एक में इंक डालनी है धीरे से, है ना, और दूसरे ग्लास में हनी डालनी है, तो और कुछ आवर्स तक छोड़ देना है, तो जल्दी मिक्स कौन होगा? इंक जल्दी मिक्स होगी, हनी धीरे धीरे मिक्स होगी। सिमिलरली ऐसे एक और एक्टिविटी है, उसके अंदर दिया हुआ है कि एक में हॉट वाटर लेना है और एक में कोल्ड वाटर, है ना, और दोनों में सॉल्ट डाल देना है। बुक में कॉपर सल्फेट दिया हुआ है ना, दोनों में सॉल्ट डाल देना है, तो जल्दी मिक्स किस में होगा? हॉट वाटर में, है ना। ये देखा ही होगा, जब तुम शिकंजी बनाते हो, अगर पानी एकदम ठंडा है तो चीनी बहुत मुश्किल से मिक्स होती है ना, ये ऑब्जर्व किया होगा, है ना कि, लेकिन अगर गर्म पानी में जब सब्जी में नमक डालते हो, क्या एक बार में हिलाते मिक्स हो जाता है ना। रीज़न क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कि ठंडी चीज़ों में चीज़ें धीरे धीरे मूव करती हैं और गर्म चीज़ों में जल्दी जल्दी, है ना। ये समझ लो कि जैसे तुमको आग के पास बिठा दे तो भागोगे ना, वह इससे याद रख लेना बस, है ना, कि जब गरम गरम कुछ चिपकता है तो भागते हो, चाहे दूर चले जाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं और दूर चला जाऊँ, है ना। वही वही रीज़न सोचना है। अब रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। बेसिक रीज़न क्या है कि जितनी गर्म चीज़ होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही जल्दी जल्दी वो मूव करेगी, है ना। ठीक है, एक तो बेसिक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली? पहला पढ़ लिया कि स्पेस होता है, दूसरा कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं ना। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें दिया हुआ है बुक में देखो, एक्टिविटी 1.7 1.8, एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8, है ना। इन एक्टिविटी में क्या कह रहा है? एक एक्टिविटी में तो कह रहा है कि तुम्हें वाटर लेना है और उसके थ्रू अपना हैंड पास करने की कोशिश करनी है ना। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे अगर बकेट भरी हुई है पानी से, तुम उसके अंदर बचपन से खेल रहे होंगे ना, बहुत खेला होगा, बचपन में खेलोगे सब पानी से, है ना, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस लगता है ना, लगती है पर इतनी जोर से भी नहीं लगती है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फील होता है ना। सेम इस पोडियम से खेल के देखो, किसके लगेगी? तुम्हारे लगेगी। तीसरी चीज, हवा से खेल के देखो, बिल्कुल कुछ फील नहीं होगा, है ना। ये तीनों अलग अलग, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है ना। तो तीनों में अलग अलग सेंसेशंस क्यों होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? एक बहुत ही ज्यादा फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इतनी ज्यादा फोर्स है कि तुम्हारी फोर्स कम पड़ जाती है उसके आगे, है ना, तुम्हारी फोर्स से वो टूटते नहीं है ना। हाँ, तेज विंड आ रहा है, यस। पार्टिकल्स भी पर हम किस की बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी फोर्स में ज़्यादा फील होती है ना। एक ब्रीज, धीरे धीरे विंड चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज, तेज चलती है उसको बोलते हैं विंड, और एक तो नॉर्मल अपना एयर मूवमेंट्स जो होते हैं वो तो हैं। तो विंड जो चल रही है तो पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली, उसमें भी मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा विंड ब्लो होती है। ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी पार्टिकल्स जाएंगे। तो सेम टाइम में तुम ज़्यादा पार्टिकल से कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, एक धीरे विंड चलेगी तो ये सोचो कि एक सेकंड में तुम्हारे से कितने पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे। स्लो विंड में कम टकराएंगे, ज़्यादा विंड तेज चल रही होगी तो ज़्यादा टकराएंगे, तुम्हें ज़्यादा पुश फील होगा, है ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं इनसे, कि कोई भी पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between them। ये हमारा है प्रॉपर्टी का थर्ड एंड फाइनल कंक्लूजन। ग्रेविटी इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर वो किसके बीच में होती है? दो हैवी मासेस के बीच में होती है।
ये जो हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये दो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में होती है। जैसे मान लो कि वाटर के एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल से, है ना, इनको इन इन फोर्सेस का भी नाम होता है, आगे जाके पढ़ोगे। इनको बोलते हैं, जैसे बहुत ही वीक फोर्स है, जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत कम है, तो इनको बोलते हैं वेंडरवाल फोर्सेस, 11th में पढ़ोगे, है ना। ऐसे पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में ज़्यादा फोर्स होगा, है ना। इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन पार्टिकल्स, इन फोर्सेस को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग टाइप, जैसे मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स रहती है ना। कोई भी मेटल लेते हो, उसके दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं तभी तो सॉलिड होता है वो, तो उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना। जैसे अब सॉल्ट में देखते हो, एक Na है, एक Cl है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हो, हाँ, उसमें मैग्नेटिक फोर्स ही बोलते हैं उसको, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जैसे अब केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे जाके, जैसे एक Na और Cl के बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड, है ना। अलग अलग फोर्सेस को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि अब डिफरेंशिएट कैसे करते हो, फोर्स का ओरिजिन क्या है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, ग्रेविटी, तो बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ऐसे प्लस माइनस चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। तो उसको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी भी कोई भी फोर्स का ओरिजिन क्या है, उससे उसका नाम आता है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाम में ही है कि हाइड्रोजन के की बॉन्डिंग के कारण वो फोर्स है। पढ़ोगे धीरे धीरे, बड़े हो जाओ पहले, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें सारी प्रॉपर्टीज को, है ना, तो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ मैटर, है ना, क्योंकि चैप्टर पूरा किसके ऊपर है, नेचर ऑफ मैटर के ऊपर, है ना। या फिर वो बोल सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो पॉइंट्स मेनली क्या होंगे ऐसे बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उससे, फर्स्ट पॉइंट बनता है मैटर्स हैव पार्टिकुलेट नेचर, मैटर्स हैव पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मैटर इज, या फिर और भी एक एक्सप्लेन करना है तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसका मतलब है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलेट नेचर, कि ये पार्टिकल वाला जो नेचर है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करो। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो अभी तक हमने देखे, है ना, जो जो भी कंक्लूजन्स निकाले वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है पार्टिकुलेट नेचर के। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम।
अब तुमने जो भी पढ़ा है हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस जो भी पढ़ा है, उसमें एक एक बेसिक डिफरेंस इसी के बीच का होता है ना, कि जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके उनके थ्रू तुम नहीं देख पाते, है ना, मतलब ग्लास वगैरह के थ्रू, के ग्लास वगैरह के अलावा जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू नहीं देख पाते। रीज़न क्या है उसका, कि उनके बीच में स्पेस नहीं है जिसके थ्रू देख पाओ, है ना, लाइट के ट्रेवल करने के लिए जगह नहीं है ना। सिमिलरली वैसे ही जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा, जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, इनके बीच में बहुत स्पेस है, इसलिए तुम देख सकते हो थ्रू आउट। ऐसे सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना, उसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस देख ही सकते हो, है ना। क्या देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कन्वर्जन कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ। अब हमने अभी देखा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ठीक है, अब इस कंटिन्यूअस मोशन में मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब बस इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, इसका मतलब होता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और पार्टिकल्स के कंटिन्यूअसली मूविंग होने का रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे फेविकॉल को तुमने देखा होगा, फेविकॉल पे लिखा रहता है एडहेसिव, फेविकॉल या किसी भी गम पे लिखा रहता है एडहेसिव। एडहेसिव का क्या मतलब होता है? जो दूसरे चीजों को अच्छे से पकड़ पाए, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल्स से अच्छा हो, है ना। एडहेसिव का मतलब याद रहेगा। हाँ, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोहेसिव कौन सा है, एडहेसिव कौन सा है। तो एडहेसिव को याद कैसे रखेंगे कि फेविकॉल से, कि फेविकॉल क्या है, दूसरे पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़ लेता है, किसी दूसरी चीज के पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो वो क्या है, एडहेसिव। तो ऐसी ऐसी चीज, दूसरे जो तरह के पार्टिकल्स हैं उनसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। है ना। हम फेविकॉल से पेज चिपकाते वक्त क्या समझते हैं कि दोनों पेज चिपक गए। एक्चुअली में क्या हुआ है, फेविकॉल दोनों पेजों से चिपका हुआ है। दोनों पेजेस के बीच में एक लेयर है फेविकॉल की जिसने दोनों पेजेस को पकड़ रखा है ना। एक्चुअली में तो यही हुआ है, पेज थोड़ी चिपके हैं, फेविकॉल ने दोनों को पकड़ रखा है और बीच में हमें क्या लगा है, पेज चिपके हुए हैं, है ना। तो एडहेसिव का मतलब क्या है, याद रहेगा, दूसरे तरह के पार्टिकल से चिपकना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहना। और वही कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, नाम में दिख रहा है कोवर्ड, है ना, नाम में दिख रहा है कोवर्ड। कोवर्ड कहीं देखोगे तो वो सिमिलर स्टैंडिंग चीजों के बीच में आता है, ऐसी चीजें जो सेम लेवल पे हो, है ना। जैसे को एजुकेशन, को एजुकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे लड़का लड़की साथ पढ़े, है ना। अब इस वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो नाम वर्ड कहाँ से निकल के आया, को एजुकेशन, जहाँ पे लड़का लड़की बराबर पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे ही और कहाँ पे पढ़ा, कहीं और पढ़ा है कोवर्ड, कोऑपरेटिव, है ना। जो ऐसे ऑपरेशन जो साथ में काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड होगा, है ना। हाँ, कि सोसाइटी के लोग मिलके आपस में एक बॉडी बना रहे हैं। को फाउंडर वर्ड सुना होगा, है ना। को फाउंडर भी किस लिए होता है, कि एक ही चीज के फाउंडर से सारे सारे इक्वल है ना। क्या, को प्राइम, हाँ, को प्राइम में भी सिमिलर ही है। को प्राइम क्या होते थे कि दोनों का HCF 1 होता है। अच्छा, हाँ, को प्राइम, अच्छा, 2 प्राइम, ठीक है। बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हो गया, लिख लिया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या, कि पार्टिकल्स मूव करते हैं अपने आप। अब जो एक कैपेबिलिटी है अपने आप मूव करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर, अपने आप जब चले उसको क्या बोला, डिफ्यूजन।
अब डिफ्यूजन हमें पता है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए गैस एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जल्दी पहुंचती है। तो क्या कह सकते हो, गैस का डिफ्यूजन फास्टेस्ट है ना, उससे स्लो लिक्विड का, और उससे भी स्लो सॉलिड। तो डिफ्यूजन ठीक है, इतना तो ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। अब पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करते हैं, जिस जगह ज़्यादा होंगे उस जगह से जहाँ पे कम होंगे वहाँ की तरफ मूव करते हैं हमेशा, है ना। जैसे हाँ, विंड भी कहाँ से कहाँ मूव करती है, जैसे हायर प्रेशर विंड सुना होगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से मूव करेगी, जहाँ पे कम प्रेशर होगा वहाँ पे, है ना। तो विंड जैसा है वो ऐसा हर चीज़ करती है ना, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन ऑन देयर ओन। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, अपना आप, है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि सॉल्ट मिक्स किया तो कुछ टाइम, अगर गर्म पानी में सॉल्ट मिक्स किया कुछ टाइम में अपने आप घुल जाएगा। इंक का ड्रॉप डाल के छोड़ दिया अपने आप कुछ टाइम में अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो ऑन देयर ओन इज इंपॉर्टेंट वर्ड। डिफ्यूजन का जैसे एग्जांपल लिखना हो तो बहुत सारे लिख सकते हो, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। सी ब्रीज लैंड ब्रीज एक तरह से डिफ्यूजन ऑफ वो एयर के पार्टिकल्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड में क्या, सॉलिड में डिफ्यूजन होगा लेकिन इतना स्लो होगा कि बहुत ही बड़ा टाइम स्पेन चाहिए होगा, मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बहुत स्लो है। काइनेटिक एनर्जी नियर टू जीरो है क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप हीट दोगे धीरे धीरे तो मूव करना चालू करेंगे। जैसे पिछले साल वो था कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, याद है ना। कंडक्शन में क्या होता था, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करते थे। एक एक इस पार्टिकल क्या होता था कि जैसे मेटल स्पून है ना, तो ये वाला एंड तुम्हारा खाने के अंदर है, तो ये वाला एंड गर्म होता था। फिर क्या करते थे, ये पार्टिकल्स धीरे धीरे वाइब्रेट करना चालू करते थे, फिर ये हीट देंगे दूसरे बगल वाले पार्टिकल को, ये मूव करना चालू करेगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होती जाएगी। अब उनके आसपास जगह ही नहीं है मूव करने की, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। इस वाले पार्टिकल को इधर अपने उसके बगल वाले ने पकड़ रखा है तो मूव नहीं कर पा रहे, है ना। और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी नहीं है इसलिए मूव नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे हीट देना चालू करते हैं तो क्या होता है, यही एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं वाइब्रेट हो के, और हीट कहाँ तक पहुँचती है, तुम्हारे हैंड तक, है ना। और ज़्यादा हीट दे दोगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल है लेकिन वेरी वेरी स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट वाला जो एग्जांपल दिया था हमने कि सॉल्ट को पानी में बस डाल के छोड़ दोगे और 2-3 दिन छोड़ दो तो अपना आप मिक्स हो जाएगा। हाँ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन।
वो तो बहुत फास्ट होगा, है ना, दोनों लिक्विड है, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, जिगजैग मोशन पढ़ा हमने, एक क्वेश्चन लिखो जिगजैग मोशन पे, है ना। जिगजैग मोशन होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना ब्राउनियन मोशन, तो यहीं पे एक डायग्राम ऐड कर लो छोटा सा। लेट्स सपोज ये गैस का पार्टिकल है, जिगजैग मोशन का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो क्या होगा, ये मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक सीधे पाथ में इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जाके दूसरे पार्टिकल से कोलाइड हुआ, कोलाइड होके क्या होगा, ये पार्टिकल फिर अपनी जगह डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इधर आने लगेगा, फिर यहाँ पे हो सकता है किसी पार्टिकल से कोलाइड हो, कोलाइड होके क्या करेगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो इस तरह से ये टकराते टकराते जिगजैग मोशन में ट्रेवल करेगा। क्या होगा, इस तरह ये टकराते टकराते जिगजैग मोशन में ट्रेवल करेगा। इसी को हमने क्या बोला, ब्राउनियन मोशन। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इन ए आइडियल गैस, आइडियल का मतलब समझते हो, एक तो होता है आइडल, इंडियन आइडल वाला, IDEAL पूछ रहा हूं। आइडियल का मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोलते हैं कि आइडियल बच्चा बनना है ना। आइडियल मतलब एकदम परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न, है ना। जैसे आइडियल गैस बोला, तो गैस का, आइडियल गैस का मतलब क्या होगा, क्या हो रहा है, अच्छा सेलेक्ट। आइडियल गैस का मतलब क्या होगा, गैस की सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से गैस की सारी, जैसे गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, है ना, पार्टिकल्स दूर दूर इसीलिए हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस बहुत ज्यादा होगा, है ना, और बहुत ही कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे एकदम अपने आप, इजीली कंप्रेस हो सकता है ना, एबिलिटी टू फ्लो है, बहने की शक्ति है ना, डिफ्यूजन अच्छे से होता है। ये सारी क्या है, गैस की प्रॉपर्टीज है। पर बेसिक अगर बोलोगे एकदम बेसिक, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इन तीन प्रॉपर्टीज से डिराइव हुई है जो अपन ने बोला है ना। जैसे बोलते हो कि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड है, फिक्स क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए तो फिक्स है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, यही तीन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस और कंटिन्यूसली मूविंग, ये तीन ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, इन्हीं से सारी प्रॉपर्टीज निकल जाएगी। जैसे मैं पूछ लूँ व्हाई गैसियस पार्टिकल्स आर इजीली डिफ्यूजिबल, बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, है ना, दे हैव लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से कि ऐसा क्यों है, बस प्रॉपर्टी ही बतानी है। ये तीन पूछे कि कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है। अगर अच्छा होता तो एक शेप रहती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होने के कारण क्या हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है पार्टिकल्स एक दूसरे। तो इस चैप्टर से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए आंख बंद करके, जैसे कि चेयर जैसी है वैसी क्यों है, चेयर पे क्यों बैठ सकते हो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, बैठोगे तो गायब नहीं होगी, पानी की चेयर पे बैठ जाओ, है ना। तो इस तरह से कुछ भी आंख बंद करके कुछ भी अजीब सा क्वेश्चन बन सकता है, सबका आंसर हमेशा यही होगा, प्रॉपर्टी तीनों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया इस चैप्टर से तो आंसर क्या करके आओगे, प्रॉपर्टीज। तो इन ए आइडियल गैस, कॉमा, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव का मतलब जानते हो, हिस्ट्री में तो पढ़ाई होगा,
सक्सेसर नहीं पढ़ा? सक्सेसर का मतलब कौन होता है? नेक्स्ट राजा। तो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट कोलिजन। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में, है ना? इन ए आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कॉमा एक गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स, कॉमा एक गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स गैस मॉलिक्यूल का मतलब गैस पार्टिकल, मॉलिक्यूल के बाद ब्रैकेट में लिख लेना पार्टिकल, पार्टिकल ट्रेवल्स ऑप्शन नंबर ए, इन कर्व्ड पाथ, इन कर्व्ड पाथ। ऑप्शन बी, इन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए जिगजैग पाथ। ऑप्शन डी, इन ए सर्कुलर पाथ। क्या होगा इसका आंसर? सी कौन कौन कह रहा है? ए कौन कौन कह रहा है? बी, बी वाला एक, सी वाले कितने थे? 1 2 3 4। डी, डी वाले कोई नहीं? ये ना जेई का क्वेश्चन है और इसीलिए पूछा जाता है कि तुम जैसे कुछ बच्चे सही से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तुमने जिगजैग देखा और मार दिया ना, -1 हो गए ना। क्वेश्चन सही से पढ़ना है हमेशा। उसने पूछा है बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जे के क्वेश्चन टफ ही होते हैं, सिंपल भी होते हैं, बस आंख खोल के दिमाग खोल के पढ़ने होते हैं, है ना? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सही करना है। कभी लगा नहीं कि ये इस वर्ड ये फालतू में थोड़ी दिया है ना? तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स हमने अभी बताया, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया, बीच में क्या चला? स्ट्रेट पाथ में, तो इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज की सीख, क्वेश्चन सही से पढ़ना है बस, है ना? कई बार ये भी होता है, हुआ होगा कभी ना कभी एग्जाम में, कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें पूछता है ना? कि पहले व्हाट इज डिफ्यूजन, है ना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो व्हाट इज डिफ्यूजन लिख कर आ गए, एग्जाम्पल लिखना भूल गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त सही से पढ़ा नहीं था कि क्या क्या पूछा है। अब व्हाट इज डिफ्यूजन चाहे तुम 4 पेज का थीसिस लिख के आ जाओ, 4 पेज तक लिखते रहो व्हाट इज डिफ्यूजन, और बिना एग्जाम्पल नहीं दिया होगा तो एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे, है ना? तो पहला काम क्वेश्चन सही से पढ़ना है। जब क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा सर्किल कर लिया करो कि एक ये चीज पूछी है और एक ये पूछा है, तो उससे क्या रहेगा? सर्किल पे दिखता रहेगा कि वाई भी पूछा है और हाउ भी पूछा है ना? ठीक है, तो बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ले। इनमें से कौन सी करनी है? अगरबत्ती वाली खुद कर लोगे घर पे, है ना? पोटेशियम परमैंगनेट मंगाने की कोशिश करता हूँ, तुम देख भी लोगे कैसा दिखता है ना? 2 केमिकल्स के नाम है इसमें अभी तक, एक है कॉपर सल्फेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट। कॉपर सल्फेट का भी फॉर्मूला लिख के चले ही जाओ, CuSO4। इसका कलर होता है ब्लू, हिंदी में इसको कहते हैं नीला थोथा, है ना? एक हरा थोथा भी होता है, फेरस सल्फेट, है ना, FeSO4 को बोलते हैं।